सीन स्टार्ट होता है रेल्म ऑफ स्टील से, जहाँ जियो गोलम किंग से लड़ रहा था। वैसे अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो एक तिनका और एक पहाड़ जैसा लग रहा था। गोलम किंग के एक ही गुर्राहट से उसके सारे मिनियंस उसके पास आ गए थे, उसके साथ फ्यूज होके उसे और ज्यादा पावरफुल बनाने लगे थे। गोलम किंग था भी बहुत पावरफुल, क्योंकि उसके पंचेस, उसके अटैक्स भयंकर तबाही मचा रहे थे, पूरी एरिया को स्टील में तब्दील कर रहे थे। पर मिस्टी माउंटेन भी इतना लाचार नहीं था, उनकी और भी एक खुफिया हथियार था, डिवाइन ट्री। उस गोलम किंग का कोर उसके गर्दन के निचले हिस्से में है, आप वहीं पे हमला करो बोल के साउजिन चीखने चिल्लाने लगती है। साउजिन अपने स्किल आई ऑफ ट्रेजर को यूज कर ली थी, और गोलम किंग का कोर कहाँ है, उसकी कमजोरी कहाँ है, वो ये लोकेट कर ली थी। इसके वजह से जियो भी साउजिन से खुश हो रहा था, क्योंकि व्हाइट टाइगर ने जिसको बचाया था वो अब उनके काम में जो आ रहा था। अब जियो भी तैयार होने लगा था, अपने सारे रूट्स को, अपने सारे वाइन्स को वो कंबाइन करके जजेंटिफिकेशन स्किल यूज कर लिया था, और एक जजेंटिक ट्री आंट के रूप में वो गोलम किंग के सामने आ खड़ा हुआ था। जियो अब विशाल काय लग रहा था, वो इतना बड़ा लग रहा था कि गोलम किंग भी उसके सामने फीका पड़ रहा था। देखते ही देखते दोनों फिर से जूझने लगते हैं, गोलम किंग और जियो फिर से टकराने लगते हैं। जहां एक और गोलम किंग मल्टीपल फायर स्पीयर से जियो पे हमला कर रहा था, वहीं जियो उसके सारे अटैक्स को इग्नोर करके उसे अपने वाइन्स में जकड़ने लगा था, उस पे जोरदार थंडरबोल्ट गिराने लगा था। थंडरबोल्ट पाके गोलम किंग दर्द के मारे गुर्राने लगता है, और जियो के वाइन से फ्री होके वो जियो पे आग उगलने लगता है। पर जियो के पास तो पहले से ही एक बैरियर था जो एलिमेंटल अटैक से जियो को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसलिए तो जियो अटैक के बीच ही अपना नेक्स्ट अटैक चल लिया था। जियो अपने हाथों में एनर्जी को गैदर करने लगता है, और एक कंडेंस एनर्जी का स्पीयर बना के उसे गोलम किंग पे फेंक देता है, उसे थोड़ी देर के लिए स्टन कर देता है। मौका बहुत बढ़िया था, और इस मौके को जियो कैसे जाने दे सकता था। मौके का फायदा उठा के जियो गोलम किंग के कोर पे पंचेस मारने लगता है, और उसके बॉडी से उसके कोर को ही निकाल फेंकता है। गोलम किंग के लिए उसका कोर ही सब कुछ था, और उसके बिना गोलम किंग शट डाउन हो जाता है, बिना पावर के एक रोबोट जैसा हो जाता है। ऐसे नजारे को देख उस रीजन के सारे बीस्ट बहुत चक्के रह गए थे। डिवाइन ट्री के पावर से वो वाकिफ होने लगे थे, और वो काइमेरास तो शॉक में चले गए थे, शॉक की वो ऐसे पावरफुल बीस्ट से पंगा लेने वाले थे। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन में, जहाँ जियो अपने रिसेंट विक्ट्री का खुशियां मना रहा था। जियो के पास कई सारे बीस्ट गैदर हुए थे, और उनमें से कुछ उसके रिसेंट प्रिजनर्स थे, उसके रूट्स में जकड़े हुए उसके कैदी थे। डिवाइन ट्री, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे अंडर ही रहेंगे, तुम्हारी हर एक काम कर देंगे, हमें बस एक दूसरा मौका दो बोल के काइमेरास बड़बड़ाने लगते हैं। वो जियो से माफी की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। जियो उनके बारे में पहले से ही किंग जाओ से सुन चुका था, उनके कर्तव्यों के बारे में वो अच्छी तरीके से वाकिफ था, पर वो इतना निष्ठुर भी नहीं था कि माफी मांगने वालों को वो दूसरा मौका ना दे। मिस्टी माउंटेन के अंडरग्राउंड सिटी में एक प्रिजन बनने वाला है, उस प्रिजन में डिसओबीडिएंट सुपरह्यूमन और बीस्ट को कैद करके रखा जाने वाला है, तुम दोनों वहाँ रहना, वहाँ की रखवाली करना बोल के जियो उन दो काइमेरास को दूसरा मौका ही नहीं बल्कि मिस्टी माउंटेन का काम भी सौंप देता है। वहीं जियो के रूट्स में एक रेनबो डियर भी कैद हुआ था, जिसे जियो मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो व्हाइट क्रेन को वहाँ बुलाता है, और रेनबो डियर की जिम्मेदारी वो व्हाइट क्रेन को सौंप देता है। नेक्स्ट उसके पास एक लाइटनिंग रैट बचा था। वैसे ये लाइटनिंग रैट पोकेमोन के पिकाचू जैसे लग रहा था, और तो और उसके अटैक भी, उसके एबिलिटीज भी एक जैसे ही थे, जैसे कि वो लाइटनिंग स्पीड से भाग सकता था, एनिमीज पे लाइटनिंग और थंडरबोल्ट गिरा सकता था, और तो और लाइटनिंग डैश भी कर सकता था। है ना ये बिल्कुल पिकाचू जैसा। क्योंकि मिस्टी माउंटेन में बहुत सारे रैट हो गए थे जो कि ट्रेमेंडस रेट से ग्रो हो रहे थे, इसीलिए जियो उस लाइटनिंग रैट को भी लैंगफैंग को सौंप देता है, और खुद अपने इवोल्यूशन पॉइंट्स में ध्यान देने लगता है। जियो के पास अब 5 मिलियन इवोल्यूशन पॉइंट्स हो गए थे, और उन इवोल्यूशन पॉइंट से वो अपने टाइम मैनिपुलेशन स्किल को अपग्रेड करता है, जो स्किल जियो की स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन करके भी बस 50% एक्टिवेट हो सकता था, कभी कभार एक्टिवेट हो सकता था, अब वो 90% भी एक्टिवेट हो सकता था। मतलब जियो का स्पिरिचुअल एनर्जी अब ज्यादा वेस्ट नहीं होने वाला था, क्योंकि जियो के पास अब गोलम किंग का कोर था जो कि एक मेटल कोर था, तो जियो उसको स्टडी करने लगता है, उसको एनालाइज करने लगता है। जियो खुद एक कोर से बना हुआ है जो कि वुड को, मतलब पेड़ों को रिप्रेजेंट करता है। उसी की तरह दुनिया में कई सारे कोर हैं, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, विंड एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, उसी तरह अनेकों कोर हैं, और उन सबको जियो अपने में समाने वाला है, खुद में इन्फ्यूज करने वाला है। कम से कम जियो तो यही सपना देख रहा है। फिलहाल के लिए जियो नाइनटेल फॉक्स को समन करता है, और उसे उसके कोर को लाने को बोलता है। पता नहीं जियो को किस बात का डर था जो अपने कोर को वो नाइनटेल फॉक्स को सौंप दिया था। जियो अपने वुड कोर को और मेटल कोर को
इन्फ्यूज करने लगता है और उस फ्यूजन के साथ जीव को 3 ठो न्यू स्किल मिल जाता है। असिमिलेशन, जिससे जीव डिफरेंट एलिमेंट्स को मेटल में कन्वर्ट कर सकता था और इसी स्किल की वजह से उसके चारों ओर का सॉइल मेटल में कन्वर्ट होने लगा था। नर्चर, जिससे जीव मेटल को खा के उनसे न्यूट्रिशन गेन कर सकता था। और लास्ट डिवावर, जिससे जीव किसी भी मेटेलिक प्रॉपर्टी को अपना बना सकता था। मतलब ये थोड़ा बहुत उसके कॉपी स्किल के जैसा ही था। यूं तो चारों ओर कई सारे मेटल्स थे, पर यूजफुल मेटल बस थोड़े बहुत ही थे। इसलिए जीव नाइनटेल फॉक्स को अपना नेक्स्ट कमांड दे देता है, जाओ नाइनटेल फॉक्स, चारों ओर अपने बीस्ट आर्मी के साथ फैल जाओ और जो डिफरेंट यूनिक मेटल मिले उनको मेरे पास ले आओ। यूं तो नाइनटेल फॉक्स जीव का कमांड मानना चाहती थी, पर वहाँ एक प्रॉब्लम था। सावलिंग फेडरेशन की ओर से व्हाइट ड्रैगन के अगेंस्ट वॉर छेड़ दी थी और उसी को हेल्प करने के लिए नाइनटेल फॉक्स जाना चाहती थी। ऐसी बातों को सुन के जीव भावुक हो जाता है और वो नाइनटेल फॉक्स को सावलिंग के पास ही भेज देता है और खुद असिमिलेशन में लग पड़ता है, मेटल्स को अब्सॉर्ब करने में लग पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है एक अननोन से जगह पे, एक पहाड़ी वैली पे, जहाँ सावलिंग सुपर ह्यूमंस की टीम के साथ व्हाइट ड्रैगन के अगेंस्ट बैटल लड़ रही थी। वैसे ये व्हाइट ड्रैगन सर्पेंटाइन ड्रैगन था जो अपने मुंह से एनर्जी ब्लास्ट निकाल रहा था, जो कि दूसरे सुपर ह्यूमंस के साथ साथ सावलिंग के सिल्वर सेंटीपीड को भी कड़ी टक्कर दे रहा था। इसीलिए सावलिंग की हेल्प करने के लिए वहाँ व्हाइट जेड एलिफेंट पहुँच गया था और अपने हेवन पियर्सिंग हुफ से वो व्हाइट ड्रैगन को पीछे ढकेल रहा था। वैसे सावलिंग और व्हाइट जेड एलिफेंट की मिली भगत से व्हाइट ड्रैगन थोड़ा बहुत घायल तो हो रहा था, पर तुरंत रिकवर होके वो सावलिंग और व्हाइट जेड एलिफेंट को पछाड़ भी रहा था। यहाँ तक कि सावलिंग की इन्फेर्नो अटैक भी व्हाइट ड्रैगन के सामने फीका पड़ रहा था। इस बैटल को सीक्रेटली सावलिंग की खुफिया गैंग देख रही थी, जिसमें काउंटेस ड्रैकुला और रेड हेडेड सुपर ह्यूमन शामिल था। द बीस्ट मैन शामिल था, जो कि किसी भी वक्त सावलिंग की हेल्प करने के लिए तत्पर हो रहा था। पर क्या सावलिंग को हेल्प की जरूरत था, ये तो हमें वक्त ही बताने वाला था।